जरा सोचिए, क्या हो अगर एक नया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सीधा सीधा यूनाइटेड नेशंस को टक्कर देने के लिए खड़ा हो जाए। इस हफ्ते दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के लॉन्च के साथ ठीक यही सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, ये शुरू तो हुआ था गाजा को फिर से बनाने के एक टूल के तौर पर, लेकिन बहुत ही जल्दी ये अपने असली मकसद और काम करने के तरीके को लेके विवादों में घिर गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई $1 बिलियन की कीमत पर यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बोर्ड बना कैसे। इसकी शुरुआत हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन के बाद, जिसका मकसद था गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक बॉडी बनाना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, देखिए कि इस बोर्ड का मिशन कितनी तेजी से बदल गया। 2025 के आखिर में इसे गाजा के लिए एक टेम्परेरी यानी अस्थायी संस्था बताया गया, लेकिन जनवरी 2026 आते आते एक लीक हुए चार्टर ने इसके परमानेंट और ग्लोबल इरादे एकदम साफ कर दिए। ये जो बदलाव है, यही वो वजह है कि क्रिटिक्स इसे एक बेट एंड स्विच कह रहे हैं। मतलब दिखाया कुछ और गया और निकला कुछ और। जिस अस्थायी गाजा केंद्रित संस्था के लिए यूएन ने वोट किया था, वो लीक हुए चार्टर में एक परमानेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसमें से गाजा का जिक्र तक लगभग गायब था। चलिए अब इस बोर्ड के सबसे विवादास्पद पहलुओं पर चलते हैं, यानी इसके चार्टर में लिखे गए वो नियम जो पहले कभी देखे या सुने नहीं गए। यहाँ पे पावर का एक जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है। चेयरमैन की भूमिका में एक ही व्यक्ति को कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर दी गई है, और ये अपॉइंटमेंट भी लाइफ टाइम है। इसका मतलब साफ है, हर फैसला चेयरमैन की मंजूरी पर निर्भर करेगा। एनालिस्ट का कहना है कि ये उन्हें हर चीज पर एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो पावर दे देता है। और ये है शायद सबसे चौंकाने वाली बात। बोर्ड में एक परमानेंट सीट की कीमत है $1 बिलियन। व्हाइट हाउस इसे स्वैच्छिक योगदान या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कह रहा है, लेकिन चार्टर का टेक्स्ट साफ बताता है कि जो देश पेमेंट करेंगे उन्हें खास फायदे मिलेंगे। तो जाहिर है, इन सब विवादास्पद नियमों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक साफ विभाजन पैदा कर दिया है। चलिए देखते हैं कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुनिया कैसे बटी हुई है। कुछ देश शामिल हो रहे हैं, कुछ ने साफ मना कर दिया है, और कुछ अभी भी सोच रहे हैं। लगभग 35 देशों ने तो न्योता मान लिया है, लेकिन कई बड़े वेस्टर्न देश इससे दूरी बनाए हुए हैं। फ्रांस जैसे एक प्रमुख पश्चिमी देश का ये बयान इसके विरोध की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक असहमति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस आरोप है। और शायद सबसे हैरान करने वाला कदम था रूस और यूक्रेन दोनों को ही न्योता भेजना। इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलावर देश के साथ एक ही मेज पर बैठना बहुत मुश्किल होगा। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी गाजा। देखते हैं कि इस बोर्ड का जो पहला और प्राइमरी मिशन था, उसके लिए जमीन पर असल में क्या स्ट्रक्चर बना है। तो गाजा के पुनर्निर्माण के काम को संभालने के लिए आप देख सकते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कई लेयर्स वाला एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये चार्ट इस पूरे स्ट्रक्चर की जमीनी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। जहां एक तरफ ग्लोबल ढांचा तो तैयार हो चुका है, वहीं गाजा में असल मिशन इजराइल, हमास और दूसरी क्षेत्रीय ताकतों के बीच मतभेदों की वजह से पूरी तरह से रुका हुआ है। तो अंत में इस पीस बोर्ड को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं, बल्कि मौजूदा ग्लोबल सिस्टम के लिए एक फंडामेंटल चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। ये जो तुलना है, ये हमें दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाती है। एक तरफ है यूएन का कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला सिस्टम, और दूसरी तरफ है एक चेयरमैन ड्रिवन पे टू प्ले मॉडल, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पैसे देकर शायद प्रभाव और वैधता दोनों खरीदे जा सकते हैं। और इस बोर्ड को बनाने वालों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है, वो इस एक लाइन से साफ हो जाती है कि ये बोर्ड सिर्फ एक सपोर्टिंग बॉडी नहीं, बल्कि यूएन का एक संभावित रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये बोर्ड शांति के लिए एक नया कारगर खाका है, या फिर ये सिर्फ शक्तिशाली लोगों का एक ऐसा क्लब है जो इंटरनेशनल सहयोग को कमजोर करके सिर्फ अपने हितों को साधेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।